अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या यहाँ से एमसीक्यूज आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपके एग्जाम के अंदर है नहीं होगा। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस के अंदर हमें कहना क्या चाहता है। तो बेटा असल हमारे पास बात यह है कि ये जो कायनात के अंदर जो हर चीज आपको नजर आ रही है दैट इज नाउन एज ए मैटर। तो इस चीज को जो आपने मैटर कहते हैं। एवरीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड वॉल्यूम इज नाउन एज ए मैटर। ये जो मैटर होगा ये तीन स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। या तो बेटा ये कहीं पे सॉलिड स्टेट्स के अंदर होगा, या कहीं पे आपको ये लिक्विड स्टेट के अंदर मिल रहा होगा, या कहीं पे आपको ये गैसियस स्टेट के अंदर है मिल रहा होता है। चौथी जो स्टेट ऑफ मैटर है उसे आप कहते हैं प्लाज्मा। वो यहाँ पे डिस्कस नहीं है, सिर्फ ये तीन स्टेट्स आपने डिस्कस करनी है। तो आमतौर पर ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अगर ये जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बच्चों अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो चीज सॉलिड होगी। अगर ये फोर्सेस थोड़ी वीक है तो वो लिक्विड होगी। अगर बहुत ज्यादा वीक है तो वो गैस होगी। लेकिन जैसे पानी है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये H2O है। अगर आप इनका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वाटर कैन बी चेंज इनटू सॉलिड। पानी जो होगा वो सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब इस सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, बड़ा टाइटली बाउंडेड है। आप आसानी के साथ इसको नहीं तोड़ सकते। इस आइस को, इस सॉलिड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इट्स मीन कि जब पानी सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर इसी सॉलिड को हम पिघला के लिक्विड पानी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। तो आप पानी को आसानी के साथ उछाल भी सकते हैं, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसी लिक्विड को जब आप गैसियस स्टेट के अंदर मतलब स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तब बेटा इसके अंदर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस हमने यही पढ़ना है कि कोई सॉलिड होगा उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में तब्दील होगा, जब लिक्विड है तो गैसियस स्टेट के अंदर वो तब्दील हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि ये जो हमारे पास फिजिकल स्टेट्स होती हैं इनको आपने फिजिकल स्टेट्स कहते हैं। जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है दैट इज नोन एज ए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो होती है दैट डिपेंड अपॉन ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो आमतौर पर बेटा फेज चेंजेस के अंदर क्या होगा, द एनर्जी चेंजिंग ड्यूरिंग दी, कि आपके पास एनर्जी के अंदर क्या तब्दीली आती है ड्यूरिंग ए फेज चेंज ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। कि आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है उसको एक फेज से दूसरी फेज के अंदर जब आप तब्दील करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है इसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। मतलब वो सॉलिड था, लिक्विड बनाया, लिक्विड था तो गैसेस। तो ये बेटा जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं दैट इज ए फिजिकल चेंज। तो आप इसे कहते हैं ये फिजिकल चेंज होती है दैट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन एनर्जी। ये जो फिजिकल चेंज है ये सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करती हैं। देयर इज दैट इज नॉट ए केमिकल चेंज। ये जो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, यहाँ पे हमारे पास कोई भी केमिकल चेंज नहीं होती क्योंकि ड्यू टू बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बस आपने इन चीजों को तोड़ना होगा। यहाँ पे आपने दो चीजों को स्टडी करना है। पहला जो होगा वो हमारे पास सॉलिड होगा, सॉलिड। इस सॉलिड को आपने हीट करेंगे दैट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। ये जिस चीज के अंदर तब्दील होगा इसे आपने लिक्विड कहते हैं। सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, यानी कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। और दूसरा, अगर आप लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीजिंग कहते हैं या मेल्टिंग भी कहते हैं। तो ये फ्रीजिंग कहलाएगा कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। अब सेकंड चीज जो होगी वो लिक्विड को आपने वेपर्स के अंदर तब्दील करना है। कि ये जो लिक्विड है आप इसे गर्म करते हैं, दे कैन बी चेंज इनटू वेपर्स। दैट प्रोसेस नाउन एज ए वेपोराइजेशन। तो इस अमल को बच्चों आपने वेपोराइजेशन कहते हैं। अगर वेपर्स को आपने दोबारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दैट इज नाउन एज ए कंडेंसेशन। तो आपने इसे कंडेंसेशन भी कहते हैं।
लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अगर आम टेम्परेचर्स पे हो रहा होगा तो इसको आपने एवेपोरेशन कहते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा होगा तो इसे वेपोराइजेशन कहेंगे। और वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये चार प्रोसेस जो होते हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। पहला पहला जो हमारे पास आ रहा है इसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास ये एक सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बड़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, बड़ी स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम इसे हीट देते हैं तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये लूज हो जाती हैं। फोर्सेस जो होंगी आर लूजेस, जब आप इसे हीट देंगे तो ये फोर्सेस थोड़ी लूज हो जाएंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो थोड़ी वीक हो गई है। तो इसमें हम कहते हैं व्हाट इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, कि अगर आपके पास एक मोल किसी भी सॉलिड का है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ती है इसे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ ए सॉलिड, अगर एक मोल आपके पास सॉलिड है वो जितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस अमल को बेटा आपने जो नाम देना है वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। अब अगर हमारे पास पानी का एक मोल है यानी सॉलिड आपके पास आइस पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे ये H2 है दैट इज प्रेजेंट इन ए सॉलिड स्टेट्स, मतलब ये आइस है, इसको आपने लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, पानी के अंदर बेटा आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो 4.7 किलो जूल पर मोल बेटा आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। फिर आपके पास पानी का जो एक मोल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक मोल लिक्विड वाटर में। तो इसका मतलब क्या है कि एक मोल से क्या मुराद है, एक मोल से मुराद है 18 ग्राम। अगर आपके पास 18 ग्राम जो है वो पानी है, वो सॉलिड आइस है और इसको आपने एक मोल लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.7 किलो जूल पर मोल हमें हीट देनी पड़ेगी, फिर वो इसके अंदर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का हमें फायदा क्या होता है, इसके बहुत सारे हमारे पास फायदे होते हैं। मतलब जहां पे आइस ग्लेशियर्स होते हैं वहां पे अगर पिघलाना उन्हें मकसूद हो तो उसको कितनी हीट चाहिए तो हम उसके मोल का अंदाजा लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह जो पानी है उसकी एक जगह जो आइस पड़ी हुई है उसको पिघलाना चाहते हैं तो हमें पता है कि 18 ग्राम अगर हमारे पास सॉलिड आइस है तो इसके लिए 4.7 किलो जूल पर मोल आपको हीट देनी पड़ेगी। वहां से आपको अंदाजा होगा अगर 180 ग्राम है तो 47 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी। अगर वहां पे 1000 ग्राम है तो फिर आप कितनी देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये जो बर्फ हम पिघलाना चाहते हैं इसके लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो हमें मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से पता चलेगा। पानी जो है इसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन बाकी तमाम जो इसके करीब तरीन जो सॉल्वेंट है, इसके करीब तरीन जो दूसरे सब्सटेंसेस है उनसे कहीं ज्यादा इसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। इसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। इस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कुछ हमें फायदे हो जाते हैं। नंबर 1, ये जो आइस है, ये जो ग्लेशियर्स के ऊपर आइस पाई जाती है, ग्लेशियर्स के ऊपर आइस है, अगर इसे थोड़ी कम टेम्परेचर मिलता है तो ये कभी भी नहीं पिघलती। ऐसा नहीं होता कि आइस फौरन जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या जो आइस शीट्स होते हैं ये भी बच्चों फौरन जो होता है वो लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि इनको पिघलाने के लिए हमें लॉट ऑफ जो है वो हीट चाहिए। क्योंकि पानी की जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है या आइस को जब पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसकी जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए आसानी के साथ आपने आइस को लिक्विड वाटर के अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमें इसका फायदा होगा। अगर पानी की मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कम होती तो फिर ये सारी की सारी आइस जो होती है फौरन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती और वो पानी दरियाओं के अंदर आ जाता या हमारे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आ जाता, तो फ्लडेड एरियाज बन जाते, बड़े मसाइल होते। तो हमारे लिए मसाइल ही मसाइल बन जाते। दूसरा यह है कि ये जो बर्फ होती है क्योंकि इसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है इसलिए ये सूरज की रोशनी जब उससे टकराती है तो उसे रिफ्लेक्ट करती है और इस तरीके से ये पानी, ये जो आइस होगी ये हमारी जमीन के ऊपर टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करेगी। अब दूसरी जो चीज हमने पढ़नी है उसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, तो अगर आपके पास किसी भी चीज का एक मोल है, फॉर एग्जाम्पल बेटा एक मोल आपके पास पानी का है, वाटर का है,
अब आप इसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये जो लिक्विड है अब आप इसे वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए जो आप इसको हीट देंगे दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बस एक थोड़ा सा फर्क है कि वेपोराइजेशन का कंसेप्ट आप तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई भी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब ये पानी है, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, पानी बॉयल हो रहा होगा, उस वक्त ये जो वेपर्स जो होते हैं ये मुसलसल ये जो लिक्विड वाटर है ये वेपर्स के अंदर तब्दील हो रहा होगा। तब जो आप इसको हीट दे रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आम टेम्परेचर पे 100 से नीचे अगर ये लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसे एवापोरेशन कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उसे आपने वेपोराइजेशन कहते हैं। अब मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की क्या डेफिनेशन होगी? द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ ए लिक्विड to convert it into 1 mole of a vapor at its boiling point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of vaporization। तो पानी की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दूसरे लिक्विड की निस्बत से ज्यादा है, क्योंकि ये आपके पास एक लिक्विड होगा, लिक्विड वाटर होगा, वी वांट टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, तो आप इसे वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। पानी का जो 1 मोल हमारे पास होता है वो 18 ग्राम है। अगर 18 ग्राम को आप वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बेटा आपको 47 किलो जूल पर मोल हीट देनी पड़ेगी। देखो ये पानी है, वाटर है, और ये जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में है। इस वाटर को आपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 47 किलो जूल पर मोल है। अब ये सवाल होता है कि ये इतनी ज्यादा फोर्सेस क्यों है, ये इतनी ज्यादा हीट क्यों है, 47 किलो जूल आपको हीट क्यों देनी पड़ती है? असल में रीजन ये है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन में ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको ब्रेकअप करना होगा। मतलब इस फोर्स को बिल्कुल तोड़ना होगा, ब्रेकअप करना होगा, और ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करना होगा, आजाद करना होगा कि इनके दरमियान में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना रहे। फिर ये लिक्विड जो होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, फिर जाके ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। जब इनके अंदर फोर्सेस जब वेपर स्टेट के अंदर आ रहे होते हैं तो इनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं होती, और तो इसलिए हमें जो है वो ज्यादा हीट देनी पड़ती है, क्योंकि जो फ्यूजन्स थी वहां पे जस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को लूज करना होता है, थोड़ा वो लूज हो जाती हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन जब आपने उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना होता है तो इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ना होगा, ब्रेकअप करना होगा, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा हीट देनी पड़ती है। या यूं समझें कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला कम होता है, जब ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो इनके दरमियान में जो फासला होगा वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। पानी की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास अमोनिया है, उसको आप देखें, ये आपके पास है, ये अमोनिया है, NH3 है। अगर NH3 को आपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अमोनिया को वेपर्स के अंदर बच्चों अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू है वो 21.7 किलो जूल पर मोल होगी। ये वाली ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी बच्चों? अमोनिया की है। सिमिलरली अगर हमारे पास HCl है, HCl का एक मॉलिक्यूल है और इसको आपने कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू वेपर फेज के अंदर, तो इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू है वो 15.6 किलो जूल पर मोल होगी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ लिक्विड्स की जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इनकी वैल्यूज क्या होते हैं? मुख्तलिफ होती हैं। पानी की क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट हैज ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपको उम्मीद है कि दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बिल्कुल एक दूसरे से जुदा करना होता है, तोड़ना होता है, जबकि हमारे पास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में जस्ट उनको एक दूसरे से उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको थोड़ा लूज करना होता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।